हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में। यूपी बीसीएस प्रीलिम्स 2020 की ऑफिशियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का हम लोग 4 मई का टेस्ट सॉल्व करेंगे यूट्यूब पर। और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज जुड़ते हैं, हमारे प्लान से जुड़ करके आप पीडीएफ के माध्यम से अपनी तैयारी परिष्कृत कर सकते हैं। मटेरियल का ग्रुप भी हमारा चल रहा है, चाहे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। ये दो हमारे कॉलिंग नंबर हैं ऑफिशियल, इन दो के अलावा हमारा और इस समय कोई कॉलिंग नंबर नहीं है। आप इस पर कॉल करके अधिक जानकारी हमारे ग्रुप्स के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का टेस्ट है, इसमें हिस्ट्री क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सतवाहन साम्राज्य के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है सही कौन सा है। पहला कथन है कि सतवाहन साम्राज्य को पुराणों में आंध्र कहा गया है। करेक्ट है, ये आंध्र कहा गया है इनको पुराणों में। दूसरी बात लिखी हुई है कि इनका जो किंगडम था वो आधुनिक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एरिया कवर करता था। ये भी करेक्ट है आपका, तो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। अब इनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें आपको रिवीजन थोड़ा सा होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो है लेड के सिक्के इन्होंने चलाए थे, चांदी सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। ये जो है माता का नाम लिखते थे अपने नाम के आगे, जैसे गौतमी पुत्र, सतकर्णी वगैरह। जो है बालश्री कोई था, लेकिन ये मातृवंशीय नहीं थे। ठीक है, कुछ बुक्स ने इनको मातृवंशीय लिख दिया है, वो गलत है। मातृवंशीय नहीं थे। उसके अलावा ब्राह्मणों को और बुद्धिस्ट लोगों को धर्म प्रचार के लिए भूमि दान करने वाले पहले शासक वंश थे ये। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही है। अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। मौर्यों के अधीन सेनापति था जिसने अंतिम मौर्य शासक की हत्या की और सिंहासन हथिया लिया, सिंहासन का अधिग्रहण किया। करेक्ट है ये। और उसने कलिंग के राजा खारवेल से भी युद्ध किया था, ये भी करेक्ट है। और पुष्यमित्र सिंह शुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र राजा बना था। मालविका अग्निमित्र जो है लिखी गई थी कालिदास के द्वारा, उसका हीरो जो था वो अग्निमित्र ही बनाया गया था। तो तीनों ही सही है यहाँ पर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 1 2 एंड 3। अब इंदुस वैली सिविलाइजेशन को वर्तमान में जो स्थान है उससे मिलाना है, तो आपका रंगपुर कहाँ पाया जाएगा। रंगपुर आपका पाया जाएगा गुजरात में। उसके बाद आपका रोपड़ पंजाब में, छानू दाड़ो आपका पाया जाएगा सिंध में, बनावली हरियाणा में। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, सही है यहाँ पर। अब हमको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। मोहनजोदाड़ो से एक दाढ़ी वाले पुरोहित राजा की आकृति आपको मिलती है, ये करेक्ट है। उसके बाद लिखा है कि कृषि का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय, मतलब कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। इस सभ्यता के लोग कपास की खेती भी करते थे। तो सिंडन कहा गया है कॉटन को, सबसे पहले जो है कॉटन कल्टीवेट करने वाली सभ्यता है हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंदुस वैली। तो ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, वन एंड मतलब ए एंड बी बोथ करेक्ट। ठीक है, सी आंसर होगा इसका। अब अगला है कि पुस्तक और लेखक, बिल्कुल ये क्वेश्चन जरूर आता है हमारे एग्जाम में। पंचतंत्र किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने। आपका पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है, वाराह मिहिर ने। प्रश्नोत्तर रत्न मलिका किसने लिखी, अमोघ वर्ष ने। और गाथा सप्तशती लिखी है हाल ने। तो चारों ही जो है सही मिलाए गए आमने सामने। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने अपनी बेटी का विवाह पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय के साथ किया था और उसके साथ संधि की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दंती दुर्ग होगा। दंती दुर्ग शासक मतलब ये कह सकते हैं पहला शासक था राष्ट्रकूट वंश का, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कह सकते हैं इसको। इसने ऐसा किया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है, वर्णाश्रम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। सेवेंथ है वर्णाश्रम में। पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है ब्राह्मणवाद के बाहर, यानी ब्राह्मणवाद के दायरे के बाहर आने वाले आर्यों को निषाद कहते थे। ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इनको निषाद नहीं वार्त कहते थे। ठीक है। सेकंड में लिखा है कि वार्त गैर आर्य थे जो अपने गांवों में रहते थे और जिनके अपने नियम होते थे। आपको बता दें इन लोगों को निषाद कहते थे। तो उल्टा लिखा हुआ है, निषाद यहाँ पर आना चाहिए, वार्त उधर जाना चाहिए, तो ये करेक्ट हो जाता। दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, यानी कि ना तो एक सही है ना तो दूसरा। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें है मौर्यों के इतिहास को लिखने के लिए अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में इसको विभाजित किया गया है। बी है कि 1909 में इस पुस्तक की खोज और अनुवाद शमशास्त्री ने किया था। तो आपको बता दें दोनों के दोनों ही करेक्ट हो रहे हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट।
अच्छा, इनकरेक्ट पूछ रहा है तो डी कर देंगे कि नाइदर वन नाइदर टू, यानी दोनों सही है, इनकरेक्ट कोई नहीं है। आंसर होगा इसमें डी। अब नागर शैली के बारे में बताना है, कौन सा कथन सही है। परशुरामेश्वर और मुक्तेश्वर मंदिर भुवनेश्वर ओडिशा में नागर शैली के मंदिर जो हैं बने हुए हैं, करेक्ट है। फिर है नागर शैली की पश्चिमी भारतीय शाखा को वहाँ के शासकों ने नाम पर वहाँ के शासकों के नाम पर कर दिया, यानी कि सोलंकी शैली भी कहा जाता है, सोलंकी वंश के शासकों की सोलंकी शैली। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश में नीलकंठेश्वर मंदिर नागर शैली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर सी, 1 2 और 3 ओनली। जैन तीर्थंकरों के बारे में कौन सा कथन सही है। ऋग्वेद में जो दो जैन तीर्थंकरों के बारे में है, ऋषभ और अरिष्टनेमी, इनके नाम मिलते हैं। उसके बाद है कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण में अरिष्टनेमी को नारायण का अवतार बताया गया है, ये दोनों करेक्ट है। हमारा आंसर बनेगा यहाँ पर सी, बोथ ए एंड बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अलवर संप्रदाय ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया और तमिल में उनके गीतों को समग्र रूप से प्रबंध के नाम से जाना जाता है, प्रबंध काव्य। और सेकंड है कि नयनार शैव संत है और इनके लेखन को 11 खंडों में एकत्र किया गया है, जिसे तिरुमुरीस के नाम से जाना जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर सी बनेगा, दोनों ही करेक्ट है, ये स्टेटमेंट दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। नासिक का जो गुहा शिलालेख है वो गौतमी पुत्र बालश्री का है, करेक्ट। और उसके बाद मंदसौर का पाषाण स्तंभ शिलालेख ये यशोवर्मन के समय का, यशोधर्मन के समय का, ठीक है। जूनागढ़ शिलालेख ये रुद्रदामन के बारे में बताता है, करेक्ट। और तालकुंडा पाषाण स्तंभ शिलालेख जो है ये शांति वर्मन के समय का है, तो ये नहीं है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया है यहाँ पर। रामचरितम के बारे में कौन सा कथन सही है। ये संध्याकर नंदी द्वारा लिखा गया एक संस्कृत कविता है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि इसमें पाल शासक रामपाल और किसानों के बीच संघर्ष का वर्णन है, जिसमें राजा विजयी हुआ था, ठीक, तो ये सही है। उसके बाद बस सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 और 2 बोथ करेक्ट है यहाँ पर। निम्नलिखित में से किसने कहा था द इंडियंस आर बाई फार द ग्रेटेस्ट मल्टीट्यूड ऑफ ऑल द पीपल वी नो। ये कथन किसका है। ये लिखा है हेरोडोटस ने, ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री और उसका लेखन सही सुमेलित नहीं है। तो हिमेनसांग ने सी यू की लिखा है, करेक्ट है। और तारानाथ ने लिखा है बौद्ध धर्म का इतिहास, ये भी करेक्ट है। उसके बाद इब्न बतूता है तहकीक हिंद लिखा है, नहीं, इब्न बतूता का नहीं है तहकीक हिंद, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो गया सी। तहकीक हिंद है किसकी, अलबरूनी की है। आगे क्वेश्चन है इत सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा सही है। इनके यात्रा विवरण ने नालंदा और विक्रमादित्य द्वारा स्थापित विक्रमादित्य विश्वविद्यालयों के पतन पर प्रकाश डाला है। वो 7वीं शताब्दी में भारत आया था और नाम से ही पता चल रहा है वो चाइना से था। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। प्राचीन भारत का साहित्य निम्नलिखित में से किस भौगोलिक विभाजन को प्रस्तुत करता है। तो किन किन के बारे में बताया गया था। तो मध्य देश, हिमवंत, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, पूर्वंत और अपरांत, सभी के बारे में बताया गया था वैसे, तो सभी सही हो जाएंगे। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी, 1 2 3 4 5 6 डी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर मीजोलिथिक साइट। मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं। लंगनाज है, आदमगढ़ है, बागौर है और तिलवाड़ा है। तो 4 हैं यहाँ पर। मिर्जापुर नियोलिथिक है, ये मीजोलिथिक नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर सी, 1 2 3 4, मिर्जापुर नहीं है इसमें शामिल। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करें। कोटदीजी जो है सिंधु नदी के बाएं किनारे पर या बाएं तट पर स्थित है, ये सही है। उसके बाद है कि आपका बनावली रंगोई नदी के किनारे पर स्थित है, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था, ये भी करेक्ट। उसके बाद है सुत्का गेंडोर कराची के पश्चिम में मकरान तट पर स्थित है, ये भी करेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक धर्म की महिला देवी थी, ठीक है, फीमेल डिवाइनिटीज कौन कौन सी थी। उषा, अदिति, रात्रि, अरण्यानई और इला। ये किस किस चीज की देवी थी। हमारे की में गिवन है उषा जो है भोर की देवी, अदिति जो है भगवानों की देवी, और रात्रि जो है या रात्रि जो है ये रात की देवी, अरण्यानी ये आपकी वन देवी, और इला ये आपकी आहुति की देवी।
वज्जी महाजनपद के बारे में बताना है, कौन सा कथन यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो वज्जी टेरिटरी जो है ये आती थी नेपाल की पहाड़ियों तक, गंगा के उत्तर में स्थित थी, नेपाल की पहाड़ियों तक फैली थी। करेक्ट है ये। उसके बाद है कि ये कहा जाता है कि 8 कुलों का एक संघ था जिसमें सबसे शक्तिशाली था लिच्छवियों का। करेक्ट। उसके बाद महावीर और गौतम बुद्ध के समय गणतंत्र राज्य था वज्जी, ये भी करेक्ट। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कोई नहीं। अब महाजनपद जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के वर्तमान जिलों को शामिल करता है और वैदिक काल में अपना प्रमुख स्थान इसने खो दिया था। ये है आपका पंचाल। पंचाल की राजधानी कामपिल्ली थी और वैदिक काल में इसने अपना स्थान खो दिया था। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत सुमेलित है? तो प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने लिखी है, करेक्ट है। प्रबंध कोश राजशेखर ने, पद्म पुराण विमल सूरी ने, करेक्ट है ये। लेकिन हरिवंश पुराण जो है हरिभद्र ने लिखी है, इसको लिखा है जिन सेन ने, तो ये इनकरेक्ट हो गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, डी। उसके बाद है बौद्ध परिषदों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि पहली बार बौद्ध परिषद का परिणाम आनंद और उपाली द्वारा सुत्त पिटक और विनय पिटक की अवस्थापना था। ये हुआ था पहले काउंसिल के बाद, करेक्ट है। उसके बाद है कि चौथे बौद्ध परिषद में या फिर चौथी काउंसिल का उद्देश्य बौद्ध धर्म के सभी 18 संप्रदायों के बीच मतभेदों को खत्म करना था, ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। प्रज्ञा परमिता महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक कृति है जो शून्यवाद से संबंधित है, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि अवतंसक सूत्र, जिसे लोटस सूत्र भी कहा जाता है, महायान बौद्ध धर्म की बाइबल के रूप में से वर्णित किया गया है, ये इनकरेक्ट है। ये जो आपका ये लोटस सूत्र बताया गया है ये अवसंतक सूत्र नहीं है। लोटस सूत्र जो है ये सधर्म पुंडारिका है, जिसे पूर्व की बाइबल कहा गया है। अवसंतक सूत्र बुद्ध के ज्ञानोदय के 3 सप्ताह बाद दिया गया एक शिक्षण है। हमारा करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा फर्स्ट ओनली। निम्नलिखित चालुक्य शासकों में से किसने पल्लव राजधानी को लूटा और अपने पिता की हार का बदला लिया था? ये किया था, पिता की हार का बदला लिया था विक्रमादित्य प्रथम ने, जो कि पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा। इस कथन से हमको बाल शासक की पहचान करनी है। वह राजवंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, उन्हें विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। तो बस यहीं से हमको पता चल गया कि यहाँ पर बात हो रही धर्मपाल के बारे में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। आगे है तालकुंडा शिलालेख किस वंश के बारे में जानकारी देता है? तो ये कदम्ब शासकों के बारे में जानकारी देता है। अब यूट्यूब व्यूवर्स में से कोई मुझे कमेंट करके बताए कि कदम्ब शासकों की राजधानी क्या थी, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। आगे गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में कौन सा कथन सही है? भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, सही है ये। और क्योंकि काफी सारे कर लगाए गए थे और कर एकत्र करने वाले अधिकारी भी देखने को मिलते हैं। आगे है कि गुप्त राजाओं ने भूमि के समुचित सर्वेक्षण और माप के साथ साथ भू राजस्व के संग्रह के लिए एक नियमित विभाग सृजित किया था, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी, ए एंड बी बोथ करेक्ट। इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अपहृत किसको कहते थे? जो है फॉरेस्ट लैंड को, ठीक है। गोपत सराह किसे कहते थे? चारागाह भूमि को। और वस्ती किसे कहते थे? रहने योग्य भूमि को, हैबिटेबल लैंड को। क्षेत्र जो होता था वो अनकल्टिवेबल लैंड होता था, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो है कल्टिवेबल होना चाहिए, अनकल्टिवेबल लिखा है, तो हमारा करेक्ट आंसर डी है, ये सही सुमेलित नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए स्मारक कौन कौन से हैं बताना है। तो ये सबसे पहले सुल्तानगढ़ ही लिखा है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये इल्तुतमिश ने करा था, ये नहीं है। बाकी आपका हौज खास बनवाया था उसने, और महल हजार सितून भी बनाया था, तो ये दोनों बनवाए थे 2 and 3 वाले। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बी, 2 and 3 ओनली। ये सुल्तानगढ़ी जो है ये इल्तुतमिश का स्ट्रक्चर है, बी सही है इसमें। फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी इमारतें हैं? जोधा भाई नहीं, दैट इज जोधा बाई का महल वहां पर है। अनूप तालाब वहां पर है। बीरबल का घर भी वहीं पर है, ठीक है। और आपका मरियम की महल भी वहां पर है।
और पंचमहल भी वहाँ पर है। तो आगरा फतेहपुर सीकरीज जो है उन्हें पता होगा ये सब कुछ कहाँ पे है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी। ये यूपी जीके में भी आ सकता है और आपका हिस्ट्री का पार्ट तो है ही। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें। अगला है कि इनमें से कौन सा कथन तबकात नासरी के बारे में गलत है। जो है फारसी में मिनाजुद्दीन सिराज ने इसको लिखा था, या मिनाजुस सिराज कहते हैं उसको। इसको फारसी में लिखा, करेक्ट है। और ये इल्तुतमिश के समय सेवर था मिनाज, ये भी करेक्ट है। और इनके द्वारा काल क्रम अनुसार घटनाओं का विवरण किया गया, ये भी करेक्ट है। तो नन ऑफ द अबव होगा, यानी कि जब तीनों ही करेक्ट है तो कोई भी जो है इनकरेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। इब्न बतूता के बारे में लिखना है, मतलब बात करनी है। इसमें कौन सा कथन सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में काजी के रूप में दिल्ली में उसने काम किया, करेक्ट है। वह एक राजदूत के रूप में चीन भेजा गया, हालांकि वह चीन नहीं पहुंच सका क्योंकि रास्ते में उसका जहाज खराब हो गया था, ये भी करेक्ट है। ये आपको हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। लेकिन वो किसी के दबाव में नहीं था, उसने अपना जो किताब लिखी है रहला या फिर जो भी, वो किसी के दबाव में नहीं था, ठीक है। ये इनकरेक्ट है थर्ड वाला। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 1 and 2। वो कहाँ से आया था, अफ्रीका से आया था। अफ्रीका में कहाँ से आया था, मॉडर्न मोरक्को रीजन से इब्न बतूता आया था। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला के संदर्भ में कौन सा सही है। इस दौरान मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी और फारसी प्रभाव में गिरावट आई थी, करेक्ट। उसके बाद है कि उनके दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों में आगा रेजा मनोहर और गोवर्धन शामिल थे, करेक्ट। उसके बाद है जहांगीर के अधीन चित्रकला में हैलो, हैलो जो मतलब सुल्तान के पीछे वो पीला पीला बना देते हैं चक्र टाइप का, वो दिव्य रोशनी का उपयोग शुरू हुआ था, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में से किस लेखक ने बलबन को नसीरुद्दीन को जहर देने का दोषी माना है। तो नसीरुद्दीन को जहर देने का दोषी जो है इब्न बतूता और इसामी दोनों ने बलबन को माना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा कथन सही है। वह स्वभाव से दयालु और विद्रोहियों के प्रति उदार था, ठीक है। उसके ठीक विपरीत था अलाउद्दीन खिलजी। उसने कड़ा और माणिकपुर के अलावा अवध का अभी राज्यपाल अलाउद्दीन को बना दिया था, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी, बोथ ए एंड बी करेक्ट। जहांगीर के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देश के सामान्य कल्याण और बेहतर प्रशासन के लिए उन्होंने अपने राज्याभिषेक के समय 12 अध्यादेश जारी किए थे, करेक्ट है ये। उसके बाद लिखा है कि तमगा नामक उपकर को निरस्त कर दिया था इसने, ये भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, एक मिनट, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि वह अबुल फजल की हत्या के लिए जिम्मेदार था, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। सिख गुरुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा 11 नवंबर 1675 को दिल्ली में मार दिया गया था और वह स्थान अब गुरुद्वारा शीशगंज है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था, ये भी करेक्ट है। गुरु गोविंद सिंह ने जपजी शाही, चंद चरित्र और उकत बिलास की रचना की, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन शासकों को लगाना है, तो सबसे पहले अहमद शाह आएगा, फिर आलमगीर द्वितीय आएगा, फिर शाहजहां तृतीय आएगा और फिर शाह आलम द्वितीय आएगा सबसे आखिर में। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ए, 1 2 3 4। देवराय द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। शिलालेखों में गज बेटकर उपाधि जो है इन्हें मिली है, ये करेक्ट है। इन हिज इंस्क्रिप्शन ही हैज द टाइटल ऑफ गज बेटकर, करेक्ट है। दिनदिमा जो है उनके दरबार में कवि था, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ, दोनों ही सही है। उसके बाद है कि विजयनगर के किस शासक ने भुजाबाला की उपाधि धारण की थी। तो भुजाबाला की उपाधि धारण की थी वीर नरसिम्हा ने, ऑप्शन नंबर सी। कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक के बारे में कौन सा कथन सही है। अष्टदिग्गजों द्वारा उनका दरबार सुशोभित था, ये पूछा गया एक बार कि अष्टदिग्गज जो है किसके दरबार में होते थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में या फिर तुलु वंश के शासक के दरबार में। उसके बाद अल्लाह सानी पेद्दाना अष्टदिग्गजों में से एक ने मनुचरितम और हरिकथा सरसामू लिखी थी, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि विदेशी यात्री नूनिस बरबोसा और पायस ने उनके काल में अकुशल प्रशासन की चर्चा की है, तो ये इनकरेक्ट है। उन्होंने कुशल प्रशासन की चर्चा की है, ना कि
अकुशल प्रशासन की। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ए एंड बी बोथ। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन थर्ड इनकरेक्ट है। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किन मंदिरों का निर्माण किया गया था? कृष्ण स्वामी मंदिर बना था इनके समय पर, हजार राम स्वामी बना था और विठल स्वामी भी। तो तीनों ही बने थे, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। कौन सा विजयनगर शासकों द्वारा इस्तेमाल किया गया सोने का सिक्का नहीं है? तो वराह उसका सोने का सिक्का था, पेरता इन शासकों का सोने का सिक्का था, पणम भी था, लेकिन तार नहीं था। ठीक है, तार जो है ये सिल्वर कॉइन था, और जीतल कॉपर कॉइन होता था, ये सब कॉइन चलते थे। तार जो है ये सिल्वर है, गोल्ड नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फोर ओनली। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए कौन सा सही है। बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधुओं के साथ समझौता किया था, ये करेक्ट है। उसके बाद है कि पेशवा बाजीराव को शिवाजी के बाद गुरिल्ला रणनीति का सबसे बड़ा प्रतिपादक माना जाता है, ये भी करेक्ट है। करेक्ट आंसर बनेगा सी, वन एंड टू बोथ। पेशवा बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था, ये इनकरेक्ट है। पेशवा बालाजी बाजीराव जो है अपने चचेरे भाई सदाशिव राव की सलाह पर चलते थे, ये लिखा हुआ, ये करेक्ट है। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी होगा यहाँ पर, फर्स्ट इनकरेक्ट है। और पेशवा बालाजी बाजीराव को ही नाना साहब के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा बी। आगे क्वेश्चन है कि मनसब प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हर बार इससे क्वेश्चन आता है मनसब से। अकबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में 1570 में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की थी, ये करेक्ट है। आयोग ने भी इसको कई बार माना है। हुमायूं के समय में मनसबदारी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, इसके बजाय एक अन्य शब्द वजहदर का प्रयोग किया गया था। एक्चुअली ये बाबर के टाइम पे किया गया था, हुमायूं के टाइम पे नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा फर्स्ट ओनली। शेर शाह सूरी ने निम्नलिखित में से किसको अपने सैन्य संगठन में नहीं अपनाया था? तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अलाउद्दीन की दाग प्रणाली अपनाई उसने, और सैनिकों की वर्णात्मक भूमिका, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, ये भी करेक्ट, और नियमित सेना रखी, ये भी करेक्ट है। लेकिन मनसबदारी सिस्टम जो है उसने नहीं किया। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, मतलब आर्मी में नहीं किया था उसने मनसबदारी सिस्टम का प्रयोग। मतलब मनसबदारी तो आपका आर्मी का है ही नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। देश में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शेर शाह सूरी ने निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया? मतलब नहीं उठाया, तो उसने यात्रियों और व्यापारियों के लिए सराय का निर्माण करवाया था, ये सही है। उसके बाद है कि ग्रांड ट्रंक रोड का नवीनीकरण करवाया था, ये भी करेक्ट है। रिनोवेशन, क्षेत्र में गुजरने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी नुकसान के लिए प्रांतीय गवर्नर को जिम्मेवार बनाया, ये भी किया था। लेकिन दिल्ली और वारंगल के बीच नया राजमार्ग उसने नहीं बनवाया, और यही डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बख्तियार काकी शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे, ये करेक्ट है। निजामुद्दीन औलिया ने यौगिक श्वसन व्यायाम को अपनाया, योगियों ने उन्हें एक सिद्ध कहा था, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर यहां पर होगा सी, बोथ वन एंड टू करेक्ट। शैव मत की शाखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कलामुख सबसे पहले ज्ञात शैव पंथ था, जो ओडिशा और पश्चिम भारत में पनपा था, करेक्ट। उसके बाद है कि पशुपत एक चरम तांत्रिक पंथ था जो कर्नाटक में उदय हुआ था, ये भी करेक्ट है। सी करेक्ट हो जाएगा, होगा यहाँ पर, वन एंड टू बोथ। एक्चुअली यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी सी। एक्चुअली कलामुख यहाँ होना चाहिए नीचे, और पशुपत ऊपर होना चाहिए, तब जाके सही होगा। अब ये दोनों जो है नॉट करेक्ट हैं, डी सही होगा। नाइदर वन नाइदर टू करेक्ट, ठीक है। पशुपत जो है सबसे पहला ज्ञात शैव पंथ था, और कलामुख जो है एक तांत्रिक पंथ था जो कर्नाटक में पनपा था। तो ये दोनों क्रिस क्रॉस होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है, अगर दोनों एक दूसरे के बदले लिख दिए जाएं तो सही हो जाएंगे। हमारा आंसर होगा इसमें डी, माफी चाहेंगे यहाँ पर। भक्ति संत निम्बार्क के बारे में कौन सा कथन गलत है? रामानुज के समकालीन थे, यानी कंटेम्प्रेरी थे, ये तो सही है। उसके बाद है कि वह कृष्ण और राधा के उपासक थे, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि वह पारिजात सौरभ की रचनाकार थे, ये भी करेक्ट। पारिजात सौरभ उन्होंने लिखी थी। शुद्धाद्वैत वेदांत स्थापित किया था, ये गलत है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। निम्बार्क ने जिस मत या फिर जिस संप्रदाय या फिर
जिसका प्रतिपादन किया था वो है द्वैतवाद। ठीक है। भक्ति संत चैतन्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उनका मूल नाम विशंबर मिश्रा था, करेक्ट। उसके बाद है कि वह अपने कीर्तन के माध्यम से बंगाल में वैष्णववाद की लोकप्रियता के लिए जिम्मेदार थे, ये भी करेक्ट। उसके बाद है कि कृष्णदास कविराज ने उनकी जीवनी चैतन्य चरित मित्र लिखी, ये भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बनेगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना है? तो रामचरितमानस भी है उनकी, विनय पत्रिका भी है, कवितावली भी है, तीनों ही है। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 56 नंबर क्वेश्चन, कबीर की मृत्यु के बाद उनके मुस्लिम शिष्यों ने सूरत गोपाल के अधीन खुद को संगठित किया और मगहर में हिंदू शिष्यों को संगठित किया गया था। ये जो है गलत लिखा हुआ है, एक्चुअली में मगहर में मुस्लिम शिष्य जो है संगठित हुए थे, ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद है कि दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी, ये करेक्ट है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा सेकंड ओनली, बी। आगे क्वेश्चन है कि गुरु नानक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गुरु का लंगर नामक मुफ्त सामुदायिक रसोई उन्होंने शुरू की थी, गुरु नानक ने, करेक्ट। उसके बाद है कि उनकी मृत्यु 1538 में करतारपुर में हुई, करेक्ट। उन्होंने अपना नाम जो है सच्चा बादशाह रखा था, ये भी करेक्ट। तो नन ऑफ दीज होगा, जब तीनों ही करेक्ट हैं तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी। एक्चुअली ये इनकरेक्ट है, सॉरी, ये सी वाला इनकरेक्ट है। गुरु हरगोविंद ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था, गुरु नानक जी ने नहीं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ना कि डी। यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, जब मुझसे गलती हो सकती है प्रिपेयर करने के बाद। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सल्तनत काल में जिमी कौन थे? अब जैसे जिमी जो है और बाकी जो भी चीज़ें हैं टर्म्स वाली, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा उसको चाहे तो, और पेड ग्रुप वाले पीडीएफ जरूर पढ़िएगा। जो टर्म्स वाली है उनको 7 दिन में एक बार जरूर पढ़िएगा पीडीएफ, इससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। सारे टर्म्स हमने कवर किए हैं मेडिवल इंडिया के, एंशियंट इंडिया के, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। तो जिमी वो लोग थे जो जजिया पे करते थे, ऑब्वियसली हिंदूज। नॉन मुस्लिम्स जजिया पे करते थे, यानी कि हिंदूज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद है कि सदर क्या था, मतलब उसका फंक्शन पूछा है क्या था। तो उसका प्राथमिक कर्तव्य था इस्लाम के नियमों का अनुसरण करवाना। सदर को चीफ काजी भी हम लोग कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका मेन फंक्शन था कि जो आपका रिलीजियस डिपार्टमेंट था, दीवान रसालत वाला, उसको हेड करता था ये। चीफ काजी भी इसको कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन शासक वर्ग में कौन कौन शामिल थे? तो तुगलक के अधीन जो है आपके विदेशी बड़े पैमाने पर जो है शामिल थे, जैसे इब्न बतूता को उसने दिल्ली में काजी बनाया, तो आपने देखा ही एग्जाम्पल। उसके बाद भारतीय जो आबादी में सबसे निचले तबके पर थे उनको भी शामिल किया और हिंदुओं को भी शामिल किया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इसने सभी को शामिल किया था, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, भारत में पुर्तगालियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने पहले पुर्तगाली गवर्नर थे ऐसा करने वाले, जिन्होंने गुजरात, बीजापुर और बीजापुर के सुल्तानों के साथ संयुक्त गठबंधन को हराया था। मतलब गुजरात, बीजापुर और सुल्तानों के संयुक्त गठबंधन को हराने वाले थे फ्रांसिस्को अल्मीडा, ये करेक्ट है। उसके बाद लिखा है कि रियल फाउंडेशन पोर्टुगीज पावर की इन्हीं के उसमें नेतृत्व में डाली गई थी, ये गलत है। अल्बुकर्क को कहा जाता है फाउंडर ऑफ रियल पोर्टुगीज पावर इन इंडिया, इनको नहीं श्रेय जाता है इसका, जो भी कारण हो। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, खाली ए। किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ जेसुइट सेंट मतलब ये जेसुइट यानी कि आपके क्रिश्चियन, वही सेंट फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे? तो ये आए थे मार्टिन अल्फांसो डिसूजा के साथ, ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। 1595 तक हिंद महासागर में पुर्तगाली एकाधिकार बना रहा था, करेक्ट है। मराठों ने 1739 में सल्सेट और बेसिन पर कब्जा कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों का गोल्डन फरमान किस वर्ष में प्राप्त किया था? मतलब गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को बंदरगाहों पर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का गोल्डन फरमान कब जारी किया? ये जारी किया था 1632 में, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, ये सब आ जाता है एग्जाम में, ईयर भी आ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो ईयर से होंगे ही, वो चाहेंगे कि आप उनको ना कर पाए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1620 में ट्रैंकोबार या फिर कह सकते हैं त्रावणकोर में, और 1676 में सेरमपुर में डैनिश उपनिवेश की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये सही है। उसके बाद है कि 1845 में उन्हें अपनी सभी भारतीय बस्तियों को अंग्रेजों को बेचना पड़ा था। ये भी करेक्ट है। इसी से डैनिश साम्राज्य भारत में खत्म होता है, हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। फ्रांसीसियों के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है? 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ए है। भारत में पहला फ्रांसीसी कारखाना फ्रेंकोइस कैरन द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित किया गया था। ये करेक्ट है। अब मरकरा ने मसूलीपट्टनम में खोला था 1669 में दूसरा कारखाना फ्रांसीसियों का। ये इनकरेक्ट है। हमारे क्वेश्चन का आंसर ए ही सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। 1766 में नजमुद्दौला की मृत्यु के बाद उसका नाबालिग भाई उत्तराधिकारी बना था। और सेकंड है, 1772 में जब कंपनी ने बंगाल पर प्रत्यक्ष प्रभार संभाला तो नवाब की पेंशन बंद कर दी। दोनों ही कथन सही है यहाँ पर, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। तीसरे आंग्ल मैसूर के बारे में बताना है कौन सा कथन गलत है? इस युद्ध का कारण टीपू टीपू द्वारा त्रावणकोर पर किया गया हमला था। ये करेक्ट है। उसके बाद है कि सेरंगपट्टम की संधि के परिणाम स्वरूप मैसूर क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा विजय सहयोगियों को मिल गया था। ये भी करेक्ट है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर डी होगा। जब दोनों ही करेक्ट है तो इनकरेक्ट कोई नहीं है, डी। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में ब्रिटिश वर्चस्व का दावा करने और नेपोलियन के खतरे से भारत को बचाने के दोहरे उद्देश्य से ये लागू की गई थी। करेक्ट है। उसके बाद है कि सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग वेलेस्ली द्वारा किया गया था। ये भी करेक्ट है। वेलेस्ली ने सहायक गठबंधन प्रणाली का आविष्कार नहीं किया था। ये डुप्लेक्स का विचार था या फिर जो भी उसका फिनोमिना था, वेलेस्ली ने उसको कॉपी किया था, एमुलेट करने का काम किया था। तो तीनों ही सही हो रहे हैं यहाँ पर। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 एंड 3 करेक्ट। चार्टर एक्ट 1833 के बारे में कौन से सही है? इसने भारत और चीन के बीच चाय के व्यापार के साथ साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करके मुक्त व्यापार की शुरुआत की। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री ट्रेड इन इंडिया बाय अबॉलिशिंग द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। ये करेक्ट है, ऐसा हुआ था, ये प्रोविजन था। भारत में यूरोपीय आवर्जन पर भूमि और संपत्ति पर उनके अधिग्रहण से प्रतिबंध हटा लिया गया था। ये भी करेक्ट। उसके बाद है कि अधिनियम ने भारत के प्रशासन को केंद्रीकृत किया था। ये भी करेक्ट है, सेंट्रलाइज करने का काम किया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे होगा आपका, इस पूछा है कि कौन सा यहाँ पर सही है, तो आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कौन सा कथन सही है? हेस्टिंग्स ने ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बनाने के उद्देश्य से कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी 1800 में। ये इनकरेक्ट है। वेलेस्ली ने इसकी स्थापना करवाई थी 1800 में, हेस्टिंग्स ने नहीं। कंपनी के निदेशकों ने कोलकाता विश्वविद्यालय को इस उद्देश्य के साथ अस्वीकार कर दिया था कि, और इसे इंग्लैंड के हेलबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बनाने की बात कही थी। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसअप्रूव्ड इट एंड रिप्लेस्ड इट बाय देयर ओन ईस्ट इंडिया कॉलेज ऑफ हेलबरी इन इंग्लैंड। ये भी करेक्ट है, यही करेक्ट है इस क्वेश्चन में, बी हमारा आंसर है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत की पूरी सेना को कमांडर इन चीफ के एकल नियंत्रण में रखा गया और उन्हें 4 क्षेत्रीय इकाइयों में बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और पुणे में विभाजित कर दिया गया। अधिनियम जो है किस वर्ष में आया था? ये था 1893 का अधिनियम, सी। आगे क्वेश्चन है, स्कीन समिति को कब नियुक्त किया गया था? स्कीन कमेटी, इसको नियुक्त किया गया था जून 1925 में, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण आयोग रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्राम पंचायतों को आय के पर्याप्त स्रोत दिए गए और पर्याप्त स्रोत दिए जाने चाहिए और जिला अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप को रोकना चाहिए। ये जो है रिकमेंडेशन थी। प्रत्येक तहसीलदार में एक उप जिला बोर्ड की स्थापना की बात कही गई थी। प्रत्येक तहसील में एक उप जिला बोर्ड की सिफारिश की गई थी। करेक्ट है, आंसर करेक्ट है यहाँ पर आपका सी वाला, बोथ ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट बैठ रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के बारे में 75 नंबर क्वेश्चन बताना है, भारत और
भारत में श्रम और व्यापार संघ आंदोलनों के बारे में कौन सा कथन सही है? वीपी वाडिया द्वारा 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत में पहला आधुनिक व्यापार संघ संगठन था। करेक्ट है। उसके बाद है कि एनएम जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से इस्तीफा दिया और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फेडरेशन का सृजन किया। ये भी करेक्ट है। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ए, 1 and 2 बोथ करेक्ट। ब्रिटिश राजस्व प्रणाली का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने किस वर्ग का सृजन किया था? अंग्रेजों ने लैंडलॉर्ड वर्ग का सृजन किया था, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अवैध जुल्फिकार खान था जिसने पहली बार दक्कन में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसके बाद है किलिच खान मुगल बादशाह से खफा हो गया था जिसने मुबारिस खान को दक्कन का पूर्ण रूपेण वायसरॉय नियुक्त किया था। उसने मुबारिस खान से लड़ने का फैसला किया और दक्कन पर अधिकार कर लिया। दोनों ही करेक्ट है। आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। निजाम उल मुल्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने शकर खेड़ा के युद्ध में बुरहान उल मुल्क को हराया। 1725 में उन्होंने खुद को आसफ जाह की उपाधि से सुशोभित किया। तो यहाँ पर दोनों ही करेक्ट हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट चला जाएगा क्योंकि ये शकर खेड़ा का युद्ध है निजाम उल मुल्क और मुबारिस खान के बीच हुआ था। ये इनकरेक्ट है और मुबारिस खान को हरा दिया था निजाम उल मुल्क ने। निजाम उल मुल्क वही चीन के लिच खान है, औरंगजेब ने उपाधि दी थी निजाम उल मुल्क को चीन के लिच खान की। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा बी, सेकंड ओनली। की में शायद डी दिया हुआ था या सी, आप सही कर लीजिएगा इसको पेड ग्रुप वाले। यहाँ पर आंसर हमारा बी ही सही होगा, सेकंड ओनली। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अवध की स्वतंत्र रियासत के संस्थापक शादत खान के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? पहला है कि वह सैयद बंधुओं के खिलाफ साजिश में शामिल था जिससे उसे बड़ा मनसब मिल सके। करेक्ट है। उसके बाद है कि इसने सुसाइड कमिट कर ली थी क्योंकि नादिर शाह उससे लगातार जो है लूट के पैसों की मांग कर रहा था। ये भी करेक्ट है। और सफदर जंग ने उसको रिप्लेस किया या सक्सीड किया। ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव। डी करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है कि मार्तंड वर्मा ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो वर्तमान में क्या है? मार्तंड वर्मा ने केरल की नींव रखी थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहने वाले जाटों ने औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया। करेक्ट है ये। उसके बाद है कि बंदा बहादुर ने 1708 में सिखों के नेतृत्व की बागडोर संभाली। ये दोनों ही करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 82 पहला है असफुद्दौला ने 1784 में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। करेक्ट है। उसके बाद सवाई जयसिंह ने एक सेट ऑफ टाइम टेबल प्रिपेयर किया, जीज मोहम्मद शाही। ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोथ, सी, 1 and 2 करेक्ट। आगे है कौन सा कथन गलत है? कंचन नंबियार एक प्रख्यात मलयालम कवि थे। हीर रांझा पंजाबी साहित्य में रोमांटिक महाकाव्य वारिस शाह द्वारा रचित था और शाह अब्दुल लतीफ ने कविता संग्रह रिसालों की रचना की। तो आपके तीनों ही कथन यहाँ पर ऊपर सही हो रहे हैं। स्पेक्ट्रम की बुक में इन सभी को लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही है, नन ऑफ द अबव, यानी कि सारे के सारे करेक्ट हैं। मैसूर किंगडम के बारे में कौन सा सही है? 1831 में विलियम बेंटिक ने मैसूर पर कुशासन का आरोप लगा करके इस पर नियंत्रण प्राप्त किया था। करेक्ट। 1881 में लॉर्ड रिपन ने इसको रिस्टोर कर दिया था, इसके शासक को। ये इनकरेक्ट है क्योंकि 1891 दिया हुआ है, 1881 होना चाहिए। हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा है करेक्ट तो बी वाला ही करेक्ट होगा, केवल बी। आगे क्वेश्चन है कि सही कालक्रम अनुसार युद्धों की व्यवस्था करें। यहाँ पर करेक्ट पूछा है, ये ए करेक्ट होगा ना, बी तो इनकरेक्ट है, तो ये बाकी ऑप्शन भी हट जाएंगे। ए यहाँ पर आंसर होगा। अगला है सही कालक्रम अनुसार, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। देवगांव की संधि, फिर उसके बाद सुरजीन गांव की संधि, राजपूत घाट की संधि। तो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के कॉन्टेक्स्ट में संधियां हुई थी। भोंसले की हार के बाद देवगांव की संधि हुई, फिर आपकी सिंधिया की हार के बाद सूरजी अंजन गांव की संधि हुई, फिर आपकी होलकर की हार के बाद राजपूत घाट की संधि हुई। तो ये हुई संधियां। यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर बनेगा ए, 1, 2 and 3। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1783 में मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में तलपुराओं ने सिंध पर पूरी पकड़ बना ली। मीर बंधु 4 यार के नाम से लोकप्रिय थे। दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट।
आगे क्वेश्चन है 1832 में अमीरों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विलियम बेंटिक ने सिंध किसे भेजा था? ये भेजा था कर्नल पॉटिंगर को। ऑप्शन नंबर ए, कर्नल पॉटिंगर। क्वेश्चन नंबर 88, सिंध के संधि पत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1843 में गवर्नर जनरल एलन बैरो के अधीन या फिर उनके नेतृत्व में सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ये करेक्ट है। उसके बाद चार्ल्स नेपियर को इसका पहला गवर्नर बनाया गया था सिंध का, ये भी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, सी होगा, बोथ ए एंड बी। सिख पॉलिटिक्स के बारे में बताना है कौन सा सही है। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख राजनीति नेतृत्वहीन हो गई, दो समूह में बट गई, अब बंदई और तट खालसा, ये भी करेक्ट है। उसके बाद है कि ये जो अफूट है 1721 में खत्म हुई थी, 1751 लिखा हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट ओनली। रणजीत सिंह ने किस वर्ष में जम्मू कश्मीर और अमृतसर का अधिग्रहण किया था? ये किया था 1805 में। ऑप्शन नंबर सी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट आया, फिर इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट आया, फिर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, फिर इंडियन प्रेस एक्ट आया। सारे के सारे खुद ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर सही है। तो आप देखें यहाँ पर इनके ईयर भी लिखे हुए हैं हमारी आंसर की में। सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट 1907, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। युगांतर के बारे में कौन सा कथन सही है? अप्रैल 1906 में शुरू किया गया और ये वीकली न्यूज़पेपर था, दोनों करेक्ट है। आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। आगे क्वेश्चन है, किसके अधीन फरवरी 1915 में मुस्लिम 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन द्वारा विद्रोह हुआ था? तो जमादार चिश्ती खान भी थे, जमादार अब्दुल गनी भी, सूबेदार दाऊद भी। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द अबव, सभी शामिल थे। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताइए कौन सा यहाँ पर सही है। अगस्त 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में बॉम्बे में एक विशेष सत्र में कांग्रेस की बैठक हुई, उन्होंने माउंटेक चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक घोषित किया, करेक्ट। उसके बाद है कि अनसुईया बेन ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का सृजन किया, ये भी करेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह से जुड़े अन्य लोकप्रिय नेता कौन थे, मतलब गांधी जी के अलावा? ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण वर्मा, सभी जो है जुड़े हुए थे इससे। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। इनका रोल जो है बहुत डीप में बिहार वाले पढ़ेंगे, यूपी वाले इसको डीप में नहीं पढ़ेंगे। ऊधम सिंह, जिन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा था, उन्होंने माइकल डायर की हत्या 1919 में की थी, लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जलियांवाला बाग कांड 1900 ये इसमें हुआ था, लेकिन हत्या ऊधम सिंह ने की थी इनकी 13 मार्च 1940 को। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1919 में उन्होंने हत्या की, ये गलत है, यहाँ पर ये वाला रॉन्ग है। उसके बाद है कि ऊधम सिंह जो है उनको फांसी पर चढ़ाया गया था 1940 में, ये सही है। और ऊधम सिंह की अस्थियों को 1974 में भारत लाया गया, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट है 2 एंड 3 ओनली, सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय हंटर कमेटी ऑफ इंक्वायरी के हिस्से थे? ये थे सर चमन लाल हरिलाल सीतलवाड़, और पंडित जगत नारायण भी थे, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान भी थे। तो 4 के चारों ही थे, मतलब 3 के तीनों। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस का प्रयोग था, सही है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी पहली भूख हड़ताल थी, पहली नॉन कॉपरेशन नहीं थी। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये पहली नॉन कॉपरेशन थी, तो ये भी गलत हो गया, ये दोनों जो है क्रिस क्रॉस लिखे हुए हैं। रॉलेट सत्याग्रह पहली मास स्ट्राइक थी गांधी जी की, ये करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर 1 एंड 4 ओनली, यानी कि सी, ये करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है कि 99 वाला, अक्टूबर 1923 में जारी स्वराजवादी घोषणा पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वराजवादी परिषद में स्वशासन की राष्ट्रवादी मांग प्रस्तुत करेंगे, ये सही है। उसके बाद भारत पर शासन करने में अंग्रेजों का मकसद अपने ही देश में का स्वार्थ था। द गाइडिंग मोटिव ऑफ द ब्रिटिश इन गवर्निंग इंडिया ले इन सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री, ये करेक्ट है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, ए एंड बी। आखिरी क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि डॉक्टर अंबेडकर को साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए बॉम्बे विधान परिषद द्वारा नियुक्त किया गया। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार
मतलब देने का तर्क दिया। तो दोनों ही सही है यहाँ पर, 1 और 2 बोथ करेक्ट।